जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12 आर्ट का राजनीति विज्ञान का भाग ब पुस्तक है दूसरी खंड ब का अध्याय 8वां जातिवाद एवं सांप्रदायिकता, जिसमें हमने कल जातिवाद का स्वरूप, जातिवाद का अर्थ और जाति की भूमिका भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हमने पढ़ी। आज हमारा टॉपिक है जातिगत राजनीति की विशेषता क्या क्या होती हैं। ये जातिवाद जो राजनीति में है उसके कौन कौन से हैं जो हमें दृश्य देखने को मिलते हैं। तो पहला है, जातीय संघों अथवा संगठनों ने जातिगत राजनीति महत्वाकांक्षा को बढ़ाया है। जातिगत संगठनों ने महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया। जो जातीय संघ होते हैं या समूह होते हैं या संगठन होते हैं, उन्होंने जातिगत महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाया है। जातीय नेतृत्व जातीय हितों के मुद्दों को उठाकर जाति में अपना समर्थन बढ़ाकर राजनीतिक लाभ उठाते हैं। और जातीय नेतृत्व होते हैं वो जातिगत ही मुद्दे उठाते हैं। क्या उठाते हैं? जातिगत समस्याएं। वहां तक भी उनका है जो दर्शन सीमित रहता है, उन मुद्दों को उठाकर राजनीतिक समर्थन प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? राजनीतिक समर्थन, या तो समर्थन देते हैं या फिर वो समर्थन प्राप्त करते हैं या राजनीतिक लाभ उठाते हैं। दूसरा है, जाति और राजनीति के संबंध गतिशील होते हैं, यानी हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। जाति या राजनीति का संबंध गतिशील है। क्या है? गतिशील है। इसका अर्थ यह है कि हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कभी कोई राजनीतिक समूह या दल किसी जाति के समर्थन में होता है, कभी वही राजनीतिक दल या समूह उसी जाति के विरोध में हो जाता है और अन्य के समर्थन में होते रहते हैं। तो ये गतिशील है, एक जैसे हमेशा नहीं रहते हैं। जाति के राजनीतिकरण के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी जो राजनीति है उसका भी जातिकरण होता है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो राजनीतिक है वो जातिगत है, उसका प्रभाव स्थानीय स्तर पर और राष्ट्रीय या अन्य राज्य स्तर पर या राज्य स्तर पर सब जगह पर उसका प्रभाव पड़ता है। अर्थात एक मुद्दे पर का प्रभाव अन्य मुद्दों पर भी पड़ता रहता है। अब इतना होने के बाद भी जातिगत मुद्दों पर या भारतीय राजनीति में ये जो जाति है, इस जातिगत राजनीति की जो विशेषता है या जो इसके दोष है, उनके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं, क्योंकि हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हमें दोनों पक्ष पढ़ना पड़ेगा। तो पहला है कि जातिगत राजनीति के सकारात्मक पक्ष क्या है? सकारात्मक पक्ष, अर्थात कुछ इसके फायदे भी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका है जो राजनीति में इसका सही प्रभाव भी पड़ता है। तो पहला है, जाति और राजनीति के संबंध में लोगों को एकता के सूत्र में बांधना है। जब राजनीति का काम है जागृति या राजनीतिक शिक्षा देना, राजनीति में जाति की भूमिका से एकता का सूत्र, अर्थात एकता बढ़ती है। जातिगत लोग अगर समूह में इकट्ठे हो रहे हैं और तो उनमें एकता बढ़ेगी, और किसी भी राज्य या राष्ट्र के लिए एकता एक अहम विषय है। दूर दूर रहने वाले एक ही जाति के लोग जातीय पंचायतों में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और वे विकसित संचार की तकनीकी के कारण एक दूसरे से संबंध भी बनाए रखते हैं। और उसके साथ साथ वो हैं जो एक तरह की विचारधाराओं
के से संबंध रखते हैं। दूसरा है जाति के लोगों में सामाजिक एवं एकता की भावना विकसित होती है। फिर सामाजिकता यानी साथ रहना और एकता की भावना बढ़ती है। एक ही समूह के लोग अगर एक साथ रहते हैं तो उनमें एक जैसी भावना होगी या फिर वो एक ही जैसे आचार व्यवहार करेंगे। और जाति की राजनीति में समाज की संस्कृति को भी प्रभावित किया है। क्या है? समाज की संस्कृति को प्रभावित किया है। और हमने पहले पढ़ा भी था राजनीतिक संस्कृतिकरण, जिसमें यही था कि एक जैसे परिवेश के बारे में बात होती है, जिसमें समाज की सभी जातियों के खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, आचार व्यवहार में निम्न जातियां उच्च जातियों का अनुसरण करती हैं। क्या है? और इसमें ये क्या है? निम्न जाति उच्च जातियों का अनुसरण करती हैं। जिससे क्या होता है कि एकता की स्थापना होगी और समरसता की स्थापना होगी। यानी लोगों को आपको समाज सुधार की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही उस दिशा की ओर अग्रसर हो जाएंगे। इससे समाज में सांस्कृतिक एकता बढ़ेगी। जो भिन्नता है विभिन्न स्तरों पर, वो है जो उसका है जो प्रभाव कम होगा। दूसरा है हमारे राजनीतिक वैज्ञानिक हैं या विचारधारक हैं, जिसमें रुडोल्फ के अनुसार जाति में राजनीति ने जातियों के मध्य मतभेदों को कम किया। इससे विभिन्न जातियों के सदस्यों में समानता आई और जातियों आपस में एक जाति के लोगों का अन्य जातियों से संपर्क बढ़ा है। क्या है? संपर्क बढ़ा है, जिससे जो सामाजिक समरसता भी बढ़ी, द्वेष भावना कम हुई और जातिगत विभिन्नता के कारण भारत में कोई भी समुदाय एकीकृत बहुसंख्यक समुदाय नहीं बना। सबसे बड़ा फायदा हुआ यहाँ बहुसंख्यक प्रभाव हमने पहले पढ़ा था कि जब एक ही समूह के लोगों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो उसमें अल्पसंख्यक लोगों के लिए अधिकारों की कमी हो जाती है, समानता की कमी हो जाती है। फिर या फिर कह सकते हो जहां बहुसंख्यक लोग हैं वहां अल्पसंख्यक हिस्सों की रक्षा नहीं होती है। जब इस तरह से लोग जातियों में बंट जाते हैं तो कोई भी समुदाय अपने आप को बहुसंख्यक समुदाय के रूप में है जो वर्चस्व स्थापित नहीं करता है, जिससे सभी समुदायों के हितों की रक्षा होती है और यही राज्य की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भी है। फिर है हमारा जाति का जो नकारात्मक पक्ष है, यानी ये उसके कुछ सकारात्मक पक्ष था जिससे कुछ फायदा था, तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। तो जाति के नकारात्मक पक्ष जिसमें पहला है कि अपने अपने जातीय हितों के संघर्ष के कारण वैमनस्य फैलती है। जातियों के हितों की रक्षा हेतु जब संघर्ष होते हैं तो आपस में एक जाति का दूसरी जाति से द्वेष भावना बढ़ती है और वैमनस्य भी फैलता है तथा समाज में तनाव की स्थिति होती है। क्या होती है? समाज में तनाव की स्थिति होती है और ये तनाव की स्थिति किसी भी है जो तौर से या दृष्टि से राजनीतिक परिदृश्य के लिए सही नहीं है। दूसरा है जातियां अपने हितों के लिए रक्षा के लिए संघर्ष करती हैं और अनेक बार सरकार के दबाव के लिए गए निर्णयों को भी समाज में अशांति होती है। यानी जाति दबाव समूह का काम करती है। क्या करती है? दबाव समूह का काम करती है, समूह का कार्य करती हैं। दबाव समूह का कार्य करती हैं जो सरकारी निर्णय को क्या है? निर्णय को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये दबाव समूह सरकारी या नीति निर्णय को प्रभावित करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जाति व्यवस्था के परिणाम स्वरूप जो पिछड़े वर्गों में शामिल जातियां और अन्य जातियों में अविश्वास का वातावरण पैदा होता है। इससे जाति में विशेष वर्गों में
है जाति के आधार पर चुनाव लड़ना और जातिगत आग्रह के आधार पर मतदान करना जातिवाद का ही परिणाम है। फिर है जो चुनाव और परिणाम दोनों, चुनाव व परिणाम दोनों प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। ये बात भी अच्छी नहीं है राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि चुनाव हमेशा राष्ट्रीय हित में। दूसरा होता है राष्ट्रीय हित की अनदेखी होती है। क्या होती है? राष्ट्रीय हित की अनदेखी, राष्ट्रीय हित की अनदेखी भी होती है। अर्थात जब जाति का प्रभाव ज्यादा होता है तब राष्ट्रीय हित तुच्छ लगते हैं। ये बात भी किसी राष्ट्र के लिए या राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। फिर दूसरा होता है कि जाति के जो नियम है, जो जातीय सिद्धांत है, वह राजनीतिक सिद्धांतों के विपरीत होते हैं। सिद्धांतों के लिए अच्छी बात नहीं है, वहां राजनीतिक सिद्धांत की कोई मान्यता नहीं रहती है, क्योंकि जातियों में बदलाव होता रहता है और राजनीतिक सिद्धांत हमेशा शाश्वत भी रहते हैं। दूसरा है जातिगत सोच रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। जातिगत सोच है जो रूढ़िवादिता को बढ़ावा देती है। रूढ़िवादिता का मतलब पुराने ख्यालों को, जबकि अगर ये जातिगत सोच नहीं हो तो हम नए और आधुनिक विचारों को भी मान्यता दे सकते हैं, जिससे वैज्ञानिक एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण का है जो विकास नहीं हो पाता। जातिगत विचारधारा को औद्योगिक विकास एवं व्यापार में भारी विकास नुकसान हुआ है, और जातिगत विचारधारा से औद्योगिक विकास भी नहीं होता है, क्योंकि फिर जातीय अपने विचारधाराओं में और धंधों में या अपने परंपरागत विचारों में है जो बंधे रहते हैं। जातिवाद स्वतंत्रता एवं समानतावादी मूल्यों के विरुद्ध होते हैं, और जाति में से जाति प्रथा से स्वतंत्रता व समानता का विचार भी प्रभावित होता है, जो किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक है। जाति तथा समूह से आतंक को मुक्त रखना ही लोकतंत्र का आग्रह है। सरकारें बड़ी एवं शक्तिशाली जातीय संगठनों के हमेशा दबाव में रहती हैं। जातिवाद लोकतंत्रीय भावना के विरुद्ध भी होता है, और अनंत जो लोकतंत्र की भावना है उस लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध भी रहते हैं। अर्थात लोकतंत्र का भी सही अर्थों में है जो नहीं होता है। जाति समाज में फूट, विखंडन और संकीर्ण भावनाओं को बढ़ावा देती हैं, जो राष्ट्रीय हित में नहीं है। अतः हमें इन सब चीजों से बचते रहना होगा और नए और राजनीतिक आधुनिक विचारधाराओं या लोकतंत्र की समर्थक विचारधाराओं को पालन करना। कल हम इसी अध्याय में सांप्रदायिकता का अर्थ पढ़ेंगे। धन्यवाद।